19वीं सदी तक भारत के इतिहास में कई सारे राजनीतिक संगठन तैयार हो चुके थे। वो अपने कार्य को अपने-अपने तरीके से कर रहे थे। तो आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी एक नए संगठन की और उसका स्थापना की प्रक्रिया क्या रही, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। और ये हमारा वीडियो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और जितने भी एग्जाम में इस कांग्रेस से संबंध में, उसके प्रथम अधिवेशन से संबंध में जितने भी प्रश्न आए होंगे, उनसे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है कांग्रेस और उसकी स्थापना के साथ उसका पहला अधिवेशन। तो इसके बारे में सबसे पहले हम कांग्रेस के बारे में कुछ जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय करने और एक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के आयोजन, इसके प्रमुख प्रतिभागी, इसके उद्देश्य और इसके प्रभाव का विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। स्थान और तिथि, कांग्रेस कहाँ स्थापित हुआ था और किस तारीख को। तो 28 से 31 दिसंबर 1885, वो समय 1885 का था और 1885 के दिसंबर माह में 28 से 31 दिन, 28 से 31 दिसंबर 1885 तक इस कांग्रेस की स्थापना का ये समय है। यहाँ 2 दिन कांग्रेस के 2 दिन मीटिंग होती है, जो कि गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे मुंबई में होती है। यहाँ पे 72 प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो मिलके वो 28 से 31 तक चर्चा परिचर्चा करते हैं, जो कि 1885 का वो समय था और उसी के बाद कांग्रेस अस्तित्व में आता है। यह अधिवेशन मूल रूप से पुणे में आयोजित होने वाला था। मतलब कि यह अधिवेशन पहले पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन उस समय पे पुणे में प्लेग फैलने की वजह से इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 1885 दिसंबर दिसंबर 1885 में प्लेग की महामारी फैली हुई थी भारत में और पुणे में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, जिसकी वजह से यह वहां पे कांग्रेस का ये जो अधिवेशन था, ये एक संगठन था, अभी उसका नाम कांग्रेस नहीं था, वह एक संगठन था जिसका आयोजन पुणे में होने वाला था। लेकिन प्लेग की महामारी फैलने की वजह से उसका अब जो होता है मीटिंग, वो होती है मुंबई में। अब इस मीटिंग में सबसे उम्र वाले व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सबसे उम्र दराज यही व्यक्ति होते हैं और इन्हीं को क्या है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यह कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। यानी अब इनके बारे में जानेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में, अधिवेशन के पहले अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। यानी ये व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध वकील थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्योंकि उन्होंने भारतीयों की आवाज को एक राष्ट्रीय मंच पर रखा। मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, इससे पहले भी राजनीतिक संगठन बना चुके थे, जिस पर वो भारत की जनता की बात को मुखर होकर प्रस्तुत करते थे। चूंकि यह पेशे से वकील थे, इसलिए इनको हर समस्या पे बहस करने बहुत अच्छे से आता था। आइए अब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। चूंकि उस समय का समय 19वीं सदी का समय, अंग्रेजों के गुलाम भारत हो चुका था, अंग्रेजों का राज था
कोई भी जनता अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी। आज का समय वो नहीं था कि आज हम जिस स्वतंत्रता में जीते हैं वो उसी स्वतंत्रता में वो जीते थे, ऐसा नहीं था। शासन प्रशासन या वहां की जो भी व्यवस्थाएं थी सब अंग्रेजों के हाथ में थी। नियम भी उन्हीं के थे, उन्हीं की वकालत भी उन्हीं की थी और जो न्याय था वो भी उन्हीं के माध्यम से भारतवासियों को मिलता था। अब इसी बात से जो भी जिनको भी दुख हुआ वो एक अच्छे लेवल के व्यक्ति थे। जो भी थे वो वकील थे, कोई वकील था, कोई धनाढ्य के घर के से था। तो वो लोग चाहते थे कि हम कुछ जनता के लिए करें, क्योंकि अपने लोगों को वो पीड़ित देख के संतोष नहीं कर पाते थे। वो चाहते थे कि हम इनके दुखों का किसी तरह से निवारण निकालें। अब इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना एक स्थापना नहीं, यह एक महत्वपूर्ण संगठन था जिसमें भारतवासियों की आवाज को मंच पर रखना और उसके लिए हित में क्या अच्छा हो सकता है वह करना था। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जनता की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि भारत पे शासन पूरी तरह अंग्रेजों का था। तो भारतीयों को ये बताना था कि ये आपका देश है, यहाँ पे जो ये शासन कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए। मतलब आप इस राजनीति के प्रति कैसे जागरूक होंगे, इसका उद्देश्य लिए हुए यह संगठन अस्तित्व में आया। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय जनता की राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना था। मतलब एक ऐसा मंच देना था भारतीयों को जहां पे वो अपनी बातें रख सके। यह मंच भारतीयों को एकत्रित कर उनकी समस्याओं को ब्रिटिश शासन के सामने प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया। यानी कि जितनी भी इनकी समस्याएं हैं वो ब्रिटिश तक पहुंचे हैं किसी माध्यम से, उसके लिए एक मंच रखा गया। क्योंकि जहां पे लोग इकट्ठा होकर अपनी बातें कहते हैं उसको कोई भी गंभीरता से सुनता है। इसीलिए यह भारतीय जनता को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में उभर के आया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब राजनीति में किस तरह से भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, इसके बारे में बात करने के लिए भी इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। अधिवेशन में मांग की गई कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के तहत विभिन्न विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसके अपने अलग अलग विशेषताएं नहीं, उसमें हर में बस यही होता था कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथों में सौंपा जाए। भारतीयों के जो न्याय होता है, न्याय व्यवस्था है, वो भारतीयों के हित में हो। भारतीयों का यह भारत भारतीयों के लिए ही हो। सुधारों की मांग, इस मंच के माध्यम से कांग्रेस सुधार की मांग करती थी। मतलब कोई भी काला कानून आए वो ऐसे ही भारतीयों पर न लाद दिया जाए, उसका प्रत्यक्ष देखा जाए, उसमें सुधार क्या हो सकता है उस सुधार को किया जाए। इसलिए इसका उद्देश्य यह भी था। कांग्रेस ने प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों की मांग उठाई ताकि भारत की जनता को अधिक अधिकार मिल सके। आगे है भारतीयों को एकजुट करना। मतलब भारतीयों क्या था कि भारतीय कई वर्ग में विभाजित थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई किसी को का साथ नहीं देता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि आज उसका है, वो किया है तो वही जाने। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल के दिन उनके साथ भी यही होगा। और भारतीय जो थे वो कई जातियों में विभक्त थे। भाषा के आधार पर कहीं विविधता थी तो कहीं धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, और वो एक दूसरे से इसी आधार पे उनसे मतभेद रखते थे। अब क्या होता है आइए देखते हैं। भारतीयों को एकजुट करना। कांग्रेस ने भारतीयों को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इस मंच पर प्रत्येक भाषा बोलने वाले व्यक्ति, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को एक जगह, एक स्थान पर मिलाने का कार्य किया, जिससे वे अपने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और भी अन्य चीजों को आपस में उसका आदान प्रदान कर सकें, उसकी विशेषता एक दूसरे को समझा सकें। इसके लिए यह एक ही बहुत ही सुव्यवस्थित मंच के रूप में उभरा और धीरे धीरे कालांतर में यह एक बड़ा संगठन के रूप में आया जो भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
प्रत्येक पल, प्रत्येक समय यह विभिन्न आयामों से होते हुए गुजरा। प्रत्येक प्रत्येक जगह पे एक विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व इसमें शामिल होते गए, जो भारत के इतिहास पे अपनी अमिट छाप छोड़ते गए। अब चौथी इसका उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधियों की संख्या और भागीदारी। मतलब इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मैंने पहले ही बताया था कि यह जब संस्कृत विश्वविद्यालय में यह आयोजन हुआ तो यहाँ पे 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, जो भारत के विभिन्न प्रांतों से आए थे। हालांकि यह संख्या छोटी थी, लेकिन इसने भारतीय भारतीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात आप भी जानते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका इसने कितने अच्छे से निभाई। आप इतिहास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। यह अधिवेशन विभिन्न पृष्ठभूमि और धार्मिक समूहों के प्रतिनिधियों का एक संगठित मंच था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से, कोई निम्न वर्ग का है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई कुलीन वर्ग का है, कोई धनाढ्य है, कोई गरीब है, कोई किसान है। हर प्रकार के व्यक्ति एक पास एक मंच पे आते थे, अपनी बातों को कहते थे, जिससे सबका समर्थन मिलता था। हर व्यक्ति के दुखों से अपने आप को जोड़ पाता था। हर व्यक्ति को भी ऐसा एहसास होता था कि ये हम तो इस स्थिति में हैं, वो ऐसे भी स्थिति में वो जी रहा है। तो एक मंच जहाँ पे सभी अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बताते थे, अपनी दिक्कतों को बताते थे, जिसके लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पाने के लिए बहुत ही आसान हो गया। अब ये संगठित मंच बना जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और अन्य समुदाय के नेता शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रतिभागी कौन कौन था इसमें? या जब ये इस संगठन की स्थापना हुई तो उसमें महत्वपूर्ण प्रतिभागी कौन कौन था, अब इसके बारे में जानेंगे। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, आप इनका नाम बहुत बहुत ही सुने होंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है तो आप एओ ह्यूम का नाम आपके सबसे पहले आता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, कौन थे ये। एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक था। मतलब यह सेवा से निवृत्त होकर ब्रिटिश सिविल सेवक थे ये। इस अधिवेशन के प्रमुख आयोजक थे। मतलब यह अधिवेशन जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, वो इन्हीं के प्रयास से आयोजित हुआ यह सम्मेलन था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। ह्यूम का मानना था कि भारतीयों को संगठित रूप से अपनी आवाज उठानी चाहिए, जिससे ब्रिटिश सरकार उसके मुद्दों को गंभीरता से ले। अब अगले व्यक्तित्व हैं दादा भाई नौरोजी। आप इनका नाम भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की आर्थिक दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीयों के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई। फिरोज शाह मेहता, नौरोजी, फर्रुद्दीन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता भी इस अधिवेशन में प्रमुख भूमिका में थे। अब ये अधिवेशन के मुद्दे क्या थे? ये अधिवेशन के मुद्दे क्या थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में शामिल करने की मांग। मतलब ये सबसे बड़ा उस समय का मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश प्रशासन है, जो ब्रिटिश भारतीयों पे शासन कर रहा है, जिसे भारतीयों की पृष्ठभूमि, उनकी भावनाओं या किसी चीज से उनको कोई मतलब नहीं, सिवाय उनसे अपनी किस प्रकार से उनको अधिक से अधिक लाभ हो उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे थे। उन्हीं चीजों को वो चाहते थे भारतीय संगठन के लोग कि उसमें भारतीयों को भी जगह मिले, उसमें भारतीय शामिल हो, ताकि भारतीय ही भारतीय के लोगों को उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता। मतलब कि अगर भारत का व्यक्ति हिंदी भाषी है, वो अगर हिंदी में जानता है और न्यायालय में पहुंचता है तो वो इंग्लिश में उसके सारे बातों को इंग्लिश में आपस में सब लोग बात करते हैं और उसको कुछ नहीं, कोई नहीं बताने वाला होता था कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या नहीं। तो वो चाहते थे कि ये जो प्रशासनिक है, जिसमें केवल जो ये जज हैं वो केवल ब्रिटिश हैं, वहां पे भारतीय जज भी रखे जाएं। मतलब जो ये
जज हैं वो भारतीय भी हों, ताकि उन्हें भी भारत के लोगों को भावनाओं उनके उनके भावनाओं का कदर जाने, उनकी भावनाओं से खुद को जुड़ा हुआ समझें। और प्रशासनिक सुधार में चाहते थे कि प्रशासन जहां जहां ब्रिटिश है वहां भारतीय भी हो, ताकि वो बता सके ब्रिटिशों को कि ये भारतीयों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ब्रिटिश अगला क्या है, ब्रिटिश शासन के दमनकारी ब्रिटिश शासन के दमनकारी कानूनों की समीक्षा और उनके खिलाफ आवाज उठाना। मतलब ये ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे। अगला क्या था, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समान अवसर की मांग। मतलब कि जो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे धनाढ्य हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए समान अवसर हो, हर प्रत्येक जगह उसके लिए समान अवसर हो। अब आइए इस अधिवेशन की विशेषता देखते हैं। संवैधानिक रूप में कार्य करना, मतलब यह अधिवेशन एक संविधान के रूप में, मतलब जो सबके लिए समान नियम बना के चले, वो उस रूप में कैसे कार्य करना था, इस अधिवेशन में इसकी यह विशेषता थी। कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह संवैधानिक तरीकों से अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। मतलब समान अधिकार, लोगों के समान अधिकारों के हितों की रक्षा करते ही वह अपने कार्य को करने के लिए तत्पर होगी। यह पहले ही अपने पहले ही अधिवेशन में यह बात स्पष्ट कर दिया गया था। इस समय कांग्रेस का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सुधारवादी था। कांग्रेस चाहती थी कि सुधार हो, प्रशासनिक व्यवस्था में या फिर न्यायिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में, यह कांग्रेस सुधार चाहती थी। और वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के बजाय कानून और संवाद के माध्यम से सुधार लाना चाहती थी। अब वो विद्रोह खिलाफ, मतलब बिना विद्रोह के बजाय कानून में सुधार, मतलब उस समय सारी मशीनरी ब्रिटिश के हाथ में थी। मतलब अगर कोई भी अस्त्र शस्त्र या किसी प्रकार का ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सब ब्रिटिश के हाथ में थी। उस समय अगर विद्रोह का सहारा लिया जाता तो वो बर्बरता पूर्वक दमनकारी नीतियों से दमन कर देते थे। इसीलिए एक अच्छा उपाय यही था कि हम उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे, केवल बात करके, एक बात विचार करके, संवाद करके, डिस्कशन करके, उसी के माध्यम से हम सुधार चाहते थे। यह कांग्रेस का अपना लक्ष्य था, जो वो अपने पहले अधिवेशन में ही इसे अपना क्लियर स्पष्ट कर दिया था। और क्या विशेषता थी, कांग्रेस की मुख्य विशेषता यही थी कि विभिन्न धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस में गरीब, धनी, धनाढ्य, वकील, किसान, शिक्षक, हर प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाने का पहला संगठित प्रयास था। यह वास्तविकता है यह कि वो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा मंच था जिसपे किसान, शिक्षक, वकील या गरीब या धनी, हर प्रकार के व्यक्ति वहां पे इकट्ठा हुए और उसको संचालित किए। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी थी, जिससे यह राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। अगर यह अन्य संगठन की भांति, अगर किसी विशेष वर्ग के विशेष विशेष पृष्ठभूमि वालों का अगर यह संगठन होता, तो जिस तरह से अन्य संगठन कोई भी किसी तरह के सुधार नहीं कर पाए, यह भी नहीं कर पाता। लेकिन इसकी यही विशेषता थी कि विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व था, जिससे यह भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सका। अब यह संगठन बनाने का प्रभाव क्या हुआ, अब इसको जानते हैं। भारतीय राजनीतिक चेतना का उदय, मतलब कांग्रेस के पहले अधिवेशन ने भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत किया। उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके अधिकारों और हितों के लिए एक राष्ट्रीय मंच होना जरूरी है। जब वहां पे लोग कई विभिन्न पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, भौगोलिक अंतर के विभिन्न प्रकार के लोग जब इकट्ठा हुए और जब उनके हितों की बात की गई, तो उनको यह एहसास हुआ कि यह एक बहुत ही, मतलब विशिष्ट मंच है जहां पे हमारी बात हो रही है। इससे लोग क्या हुआ कि उनके अंदर भी राजनीतिक चेतना, वो राजनीति के प्रति बात करने लगे।
वो अपने अधिकारों को समझने लगे, वो अपने हितों की बात करने लगे, वो प्रशासनिक सुधार चाहने लगे, वो प्रशासन में अपनी व्यवस्था देखने लगे, वह हर प्रकार से इसको एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखने लगे। ब्रिटिश सरकार को चेतावनी। अब इस अब इस मंच के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी जाती थी कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको कर नहीं देंगे, हम आपका विरोध करेंगे। ये चीजें उनको चेतावनी के रूप में दी जाने लगी। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिवेशन को गंभीरता से लिया। जब इस तरह की चेतावनियां मिलने लगी या जब संगठन बड़ा होने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि यह एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। हालांकि प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने इसे सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता की मांग की एक प्रमुख मंच बन गया। मतलब प्रारंभ में ब्रिटिशों को यह लगा था कि यह केवल इसके माध्यम से सुधारों की मांग करेंगे, जो हमारे हित में होगा, जिससे हमें फायदा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो इनको सुधार के रूप में दे देंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह स्वतंत्रता की मांग भी इसी प्रमुख मंच से उठने लगेगा। अगर उनको यह पता होता तो जिस दिन यह मंच अस्तित्व में आया उसी दिन इसका विनाश कर दिया गया होता ब्रिटिशों के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। अब राष्ट्रीय आंदोलन की नींव कैसे पड़ी इस मंच के माध्यम से, विषय समझते हैं। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में पहला संगठित कदम था, जिसने बाद में पूरे देश में एक सशक्त राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी। आपको पता ही है कि इसके बाद गांधी जी का उदय हुआ, गांधी जी आए, किस तरह से प्रक्रियाएं चली, किस तरह से आंदोलन चले और किस तरह से स्वतंत्रता मिली, उसका जो पृष्ठभूमि था वो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच ही तैयार हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं। अब अधिवेशन के बाद की स्थिति क्या हुई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन सफल रहा। 72 लोग इकट्ठा हुए, बातचीत हुई, बातें हुई, ऐसा लगा कि सब एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से पहला अधिवेशन सफल रहा। इसके बाद कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों को और भी सशक्त रूप में आगे बढ़ाया। अभी यह जो अपना पहला अधिवेशन था वह तो अब महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अब वो चाहते थे कि इसी तरह भी एक मतलब अब यहाँ से होके कलकत्ता, ये कलकत्ता के में हो, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में हो, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में हो और भारत के विभिन्न भागों में हो। इसके लिए उसको सशक्त के रूप में उन्होंने देखा और उसके उद्देश्य से कैसे वो सशक्त बने उसके लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। अब देखिए आगे। इसके बाद कांग्रेस ने नियमित रूप से वार्षिक अधिवेशनों का आयोजन किया और धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख मंच बन गया। जब हमेशा ये बदल बदल के अधिवेशन, आज यहाँ कल वहां, वो पूरे भारत को कवर, मतलब पूरे भारत में वो अपना अधिवेशन करके लोगों को जोड़ना चाहते थे, लोगों को जोड़ते हुए चले। वह यह संगठन 72 लोगों से शुरू होते हुए थे, एक दिन वो जन आंदोलन के रूप में आ गया। यह वही प्रयास था जो वो प्रत्येक जगह अधिवेशन करते थे। अब ये निष्कर्ष क्या निकला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने भारतीयों को संगठित रूप में एक मंच पर लाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सुधारों की मांग उठाई। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला महत्वपूर्ण संगठित प्रयास था, जो बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन में बदल गया। अब आइए इसके महत्वपूर्ण से संबंधित, यहां तक ये था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ उसका पहला अधिवेशन सफल हुआ, उसकी जो उद्देश्य थे उसकी पूर्ति हुई। कांग्रेस अपने अब पहले अधिवेशन के बाद अब वो अपने मतलब अब यंग होने की स्थिति में वो आगे बढ़ने लगा। अब क्या है कि आपको मैं बताऊंगा कि पहले अधिवेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कांग्रेस की स्थापना से संबंध में और उसके पहले अधिवेशन के संबंध में कितने प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न है जिसका जवाब बहुत आसानी से आप दे लेंगे।
पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपने पढ़ा ही है कि एओ ह्यूम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, इन्हीं का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण रहा, यानी कि स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने पढ़ा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक वकील थे पेशे से और सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए इन्हें पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो आपको भी पता है, आपने पढ़ा है कि पहला अधिवेशन जो है इनका कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको पता है कि 1885 में 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ, मुंबई में हुआ। पहले ये पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग प्लेग रोग फैला हुआ था, इस वजह से इसको यहाँ से मुंबई स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? ये भी आपको पता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। अगला प्रश्न क्या पूछता है? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के समय 1885 में जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरेन। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का मूल स्थान कहाँ था जिसे बाद में बदला गया? तो आपको भी पता है कि पहले पुणे प्रस्तावित था, लेकिन बाद में यहाँ प्लेग की महामारी फैलने की वजह से यहाँ से मुंबई स्थानांतरित करना पड़ा। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है कि भारतीय जनता को राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित करना, भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रसार तो था ही नहीं। आपको ये भी पता है कि भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रसार नहीं था, और भारतीयों का ब्रिटिश में प्रशासन में उच्च पद देना ये भी नहीं था, भारतीय सेना का गठन करना ये भी नहीं था, यानी भारतीय जनता को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना यही इनका उद्देश्य था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम का क्या उद्देश्य था? तो आपको पता है कि यह भारतीयों को संगठित करना चाहते थे। भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस कॉलेज में हुआ? तो आपने ये भी पढ़ा है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण कैसा था? तो पहले जो जब हो रहा था तो इनका इनका दृष्टिकोण अहिंसक था, और ये संवैधानिक तरीके से अपने सुधारों की मांग चाहते थे बिना हिंसा किए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस के गठन के समय ब्रिटिश सरकार का रुख कैसा था? तो कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटिश सरकार का रुख तटस्थ था। उन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उन्होंने उनको ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह केवल सुधारों की मांग करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के गठन के पहले किस क्षेत्रीय संगठन ने राजनीतिक जागरूकता फैलाई? तो इसके में बॉम्बे एसोसिएशन भी पहले आ चुका था, मद्रास महाजन सभा भी पहले आ चुका था, कलकत्ता अनारक्षित सभा भी आ गया था। यानी उपरोक्त सभी जो था वो जागरूकता फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के गठन के समय मुख्य चुनौतियां क्या थी? तो इसमें था कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना की कमी। भारतीय जानते ही नहीं थे कि राजनीति होती क्या है, बस उन पे शासन किया जा रहा था जिससे वो दुखी थे। बस उनको इसी के बारे में पता था, किस प्रकार दुखी है उनको ये नहीं पता था, इस दुख का कैसे निवारण हो सकता है ये भी उनको नहीं पता था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किसकी पहल पे हुआ? तो कांग्रेस का पहले
आपको पता ही है कि ये इसकी पहल एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो सिविल अधिकारी थे ओयो ह्यूम, उन्हीं के पहल पे ये पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के गठन के समय भारत में कौन सी प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी? राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी तो उस समय सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। मतलब विभिन्न लोग, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग सुधारवादी आंदोलन चला रहे थे, सुधार कर रहे थे। कहीं धर्म में था, अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, इन सबों का वो घोर विरोधी करके समाज में सुधार लाना चाह रहे थे। उस प्रकार के वो आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किन सुधारों की मांग के लिए आयोजित किया गया था? तो वो प्रशासनिक सुधार चाहते थे। कांग्रेस कांग्रेस का पहले अधिवेशन वो प्रशासनिक सुधार चाहते थे। कांग्रेस की स्थापना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था? तो यह भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। पहले ही वो स्वतंत्र नहीं बनना चाहते थे, ना ही वो भारतीयों को शिक्षा देने की बात कहे, क्योंकि भारतीय पहले ही शिक्षा की कमी नहीं थी। इतिहास रहा है भारत का। ब्रिटिश शासन को मजबूत तो करने की बात बिल्कुल ही नहीं है। अब आखिरी प्रश्न, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत में राजनीतिक एकता की स्थिति कैसी थी? तो यह क्षेत्रीय विभाजन था। मतलब ये क्षेत्र के हिसाब से यह भारत की राजनीतिक एकता बटी थी। कोई अपने आप को मद्रासी, कोई बंगाली, कोई कुछ ऐसे हिसाब से अपने आप को बांटे हुए थे। यही यह रहा हमारा प्रयास। आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि और मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता था, जिससे मैं आने वाले वीडियो में इससे भी अच्छा करने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।